हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज अंकल हमारे साथ पॉडकास्ट करने वाले हैं। इंट्रो तो आपने पहले ही सुन लिया होगा, तो अब डायरेक्ट पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। हेलो अंकल, आप कैसे हैं। बहुत मस्त, बहुत बढ़िया। अंकल, आपसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। मतलब लोगों को एक ओवरव्यू आ जाए ना कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, तो स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ बता दीजिए। स्टॉक मार्केट एक्चुअली में क्या है ना, जैसे आप हो, आप ऐसे समझो, आप अपना एक छोटा कारोबार शुरू करते हो। अब आपको उसको विस्तार चाहिए। भाई आपका कारोबार अच्छा चलने लगा, आपको उसको विस्तार देना है। अब विस्तार देना है तो उसके लिए पैसे चाहिए, बिना पैसे के तो होगा नहीं। जब आपको पैसे चाहिए तो आप अपनी उसका एक नाम रखते हो। अपने जो आप कारोबार शुरू कर रहे हो, उस कारोबार को आप ये सोचते हो कि मैं लोगों से मैं इतना अच्छा कमाने लग गया हूँ। एक आपको लगने लगता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ बेस्ट है मेरा, तो मैं पैसे कमाने लग गया हूँ, लेकिन मैं इसको और पूरे ज़्यादा फैलाना चाहता हूँ। वरना आप एक शहर में फैला पाओगे, या गांव में कर रहे हो तो गांव में फैला पाओगे। तो आपको लगता है मैं बहुत विस्तार करके सबको इसका लाभ दूँ अपने अलावा भी। तो आप फिर उसको एक लिमिटेड कंपनी बनाते हो, उसको अपने अपने कारोबार को लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करते हो। और फिर जब आपको पैसे की जरूरत हो, लिमिटेड कंपनी को पब्लिक इश्यू लाते हो। सबसे पहला काम है शेयर मार्केट में आपको उतरने के लिए पब्लिक इश्यू लाएंगे जब आपको पैसे की जरूरत होगी। तो अब आप अपना उसमें जब पब्लिक इश्यू लाते हो तो आप उसमें बताते हो कि मेरा कारोबार इतने साल से मैं कर रहा था, मेरे कारोबार में ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, हर चीज़ आपको एक शो करनी पड़ती है। अपने हर तरीके से तुम बताओगे कि मुझको ये मेरा पॉजिटिव पक्ष है, ये मेरा नेगेटिव पक्ष है। अब जिनको लगता है कि मैं आगे उन्नति तरक्की कर सकता हूँ तो वो लोग पैसा लगाएं। तो एक पब्लिक सेवी से अथोराइज होता है, और वहाँ से आपको जब अनुमति मिल जाती है, उसकी फीस होती है, सब कुछ होता है। आपको पूरा वाउचर बनाना पड़ता है, पूरी कंप्लीट प्रोसेस है वही लंबी। और जब सेबी अनुमति देती है तो आप तब पब्लिक में आते हो। और पब्लिक में आते हो तो आप अपने एक शेयर, क्योंकि जब आप शेयर ला रहे हो तो उससे पहले आपने 3-4 साल मेहनत की होगी, तभी आप पब्लिक इश्यू ला रहे हो। अब 3-4 साल मेहनत के आप अपने पैसे लेते हो, क्योंकि अल्टीमेटली तो आप ही मालिक हो ना। अब आपको लगा कि मेरी कंपनी आज की डेट में जीरो से शुरू हुई थी। जब मैंने शुरू किया था, जीरो से किया था मैंने, 50,000, लाख, 2 लाख, 10 लाख से शुरू किया था। आज मेरी कंपनी 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ की बन गई है, और ये आगे जाके 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ की बनने वाली है। तो आप एक पब्लिक इशू लाते हो, मैं इसको विस्तार दूंगा। तो आप एक अपनी मेहनत का प्राइस निर्धारित करते हो कि मैंने इतने साल मेहनत की, मेरे पब्लिक इशू की प्राइस 200 रुपये है। 200 रुपये आपने निर्धारित कर दी। अब आपने 200 रुपये में पब्लिक इश्यू लाए, आपको लगा मेरे को 200 करोड़, 100 करोड़, 50 करोड़ या 300 करोड़, 1000 करोड़, जो भी बाजार से जो आपको अपने विस्तार योजना में आपका खर्चा आता है, जो आपने अपना बताया था कि मेरे को ये करने में मैं इतनी जगह अपने ऑफिस, ये जो कारोबार है उसको खोलूंगा, ये करूंगा, तो उसके लिए इतना खर्चा आएगा। उसमें आप अपनी मेहनत जोड़ते हैं और उस हिसाब से आप पब्लिक इशू लाते हैं। आपने डिसाइड किया 200 रुपये में आपका पब्लिक इशू आया। मुझे आम पब्लिक को लगा कि यार ये काम बहुत बढ़िया है, इसका काम लगातार धीरे धीरे ये काम आगे विस्तार कर रहा है, तो इसमें लाभ होगा। लाभ कहाँ से होगा भाई, जब आप कमाओगे तभी दूसरों को दोगे, अदरवाइज तो दोगे नहीं। तो सिंपल सी बात है, जब आप पब्लिक इशू लाते हो, लोगों को अट्रैक्ट करता है वो आपका कारोबार, तो वो उसमें पैसे लगाते हैं। अच्छा, पैसे लगाते क्या है, अब पूरे भारत में विदेशों से हर तरीके से ये पैसे आते हैं। तो उन लोगों को लगता है कि यार आज 200 ये बंदा मुझे 200 रुपये में अपने शेयर बेच रहा है, ये आने वाले फ्यूचर में 4, 5, 7 सालों में ये 500, 600, 800 रुपये हो जाएगा, क्योंकि इसका काम बहुत अच्छा है। इसके जो प्रॉफिट आएगा वो बहुत अच्छा प्रॉफिट है, इसमें कोई खतरा ज़्यादा हमें दिखता नहीं। बाकी खतरे तो मार्केट में क्या होता है ना, कई राजनीति वगैरह कई खतरे होते हैं, लेकिन उससे आप काम अच्छा कर रहे हो तो शेयर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो वो लोग पैसा डाल देते हैं। अब आपकी देखिए, दोनों का काम हो गया इसमें। आपका काम क्या हुआ, आपको पैसे मिल गए। आपने अगर 500 करोड़ का इश्यू लाए थे तो 500 करोड़ आपके हाथ में आ गए, आप अपना विस्तार कर सकते हो। अच्छा, 500 करोड़ कोई एक बंदा तो डाल नहीं रहा, पूरा भारत में, पूरे विश्व में अपनी तरीके से लोग डाल रहे हैं। किसी ने 10,000 डाले आपके उसमें, किसी ने 20,000 डाले, किसी ने 25,000, आम पब्लिक ने वो पैसे डाले। ये उम्मीद है कि 200 रुपये में हमने आज शेयर लिए हैं,
आप उनको शेयर जब वो आपके पैसे आ जाएंगे, जब आपका इशू बंद होगा तो आप उनको अलॉट कर दोगे, उनके वो सीधे डीमैट खाते में चले जाते हैं। अब फिर वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होता है, आपका प्राइस मार्केट चलती मार्केट में खुलेगा। अब आगे दम दिखा तो 200 का इशू आपका हो सकता है 250 में खुले, तो यानी कि सीधे खुलते ही आप लोगों को 50 रुपए का तो प्रॉफिट हो गया ना। फिर उसके बाद उसमें खरीद बेच होती है, आगे पीछे चलना शुरू होता है। तो कुछ लोग जिन लोगों ने पब्लिक इशू में नहीं लगाया, वो नए लोग आते हैं, वो खरीदते हैं। अब आप जिसने 200 में खरीदा उसको लगता है 50 रुपए मिल गए एक हफ्ते में, 15 दिन में, चलो मैं बेच देता हूँ, वो बेचता है तो दूसरा खरीदता है। ये सर्किल चलता रहता है, जिसको आगे आगे जैसे अपॉर्चुनिटी दिखती है वो उस हिसाब से उसको रोके रखता है। तो इस तरीके से शेयर मार्केट में मतलब पब्लिक इशू वगैरह लाया जाता है। सो ये तो होगी कंपनी की साइड। सो अब जैसे कोई नया बंदा शेयर मार्केट में जाना चाहता है, अपने पैसे लगाना चाहता है शेयर मार्केट में, मतलब अभी उसको कुछ पता नहीं है, सिर्फ किसी को कुछ पता नहीं है, उसको कुछ पता नहीं है, वो इन्वेस्ट करना चाहता है कि हाँ एक बार ट्राई कर लेते हैं, सो वो कैसे करेगा? सबसे पहली उसमें एक शर्त है कि आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए, पहला नियम। दूसरा नियम, आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। भले आप इनकम टैक्स देते हो नहीं देते हो, पैन कार्ड कंपलसरी है, उसके बिना आप शेयर मार्केट में एंटर कर ही नहीं सकते। अब आपका पैन कार्ड भी है, आपकी उम्र 18 साल से ऊपर भी है, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना। जैसे मैं हूँ शेयर ब्रोकर हूँ, ऑथोराइज शेयर ब्रोकर हूँ मैं। जैसे मेरे पास रेलिगेट की फ्रेंचाइजी है, जेएम फाइनेंस की फ्रेंचाइजी है, तो मेरे पास आप आओगे, या जैसे स्टेट बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, ये सब डीमैट अकाउंट खोलते हैं। हर बैंक। हाँ, लेकिन कुछ लोग ट्रेडिंग नहीं करते, केवल डीमैट आपका खोल देंगे। ट्रेडिंग अकाउंट के लिए आपको कोई सब ब्रोकर को पकड़ना पड़ेगा। जैसे मैं हूँ, आप मेरे पास आए, आपने कहा अंकल मैं शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ सर, कैसे शुरू करूँ? तो मैंने आपको कहा कि भैया आप अपनी फ़ोटो दो, आप अपना पैन कार्ड दो, और आप आधार कार्ड दो, अपना फ़ोन नंबर दो, ईमेल दो, ये मुख्य है, और एक चेक दो, चेक। और आप कैसे आना चाहते हो? देखिए, अगर चाहे आप प्राइमरी मार्केट से आना चाहते हैं, जो इशू में जो अभी हमने चर्चा करी थी, इशू के थ्रू, उसके लिए भी डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। और डीमैट अकाउंट किसी ब्रोकर से, बैंक से, किसी तरीके से, आप बैंक भी करते हैं, सब वहाँ कहीं भी खोल सकते हो आप। ट्रेडिंग, अगर डीमैट खोल लिया, ट्रेडिंग नहीं खोली, तो आप अपने शेयर खरीद तो लोगे, बेचोगे कैसे जब तक ट्रेडिंग अकाउंट नहीं खोलोगे? भाई ट्रेडिंग कहाँ करोगे आपके? इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट का भी होना जरूरी है। तो जैसे आप मेरे पास आए, आपने मुझसे कहा सर कि ये मेरा अकाउंट खोल दीजिए, मैंने आपका डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट, इस जो मैंने आपको अभी कागज बताया वो लेके आपका ऑनलाइन अकाउंट खोल दिया। आपको हम ऐप मोबाइल पे भी प्रोवाइड करा देते हैं, और आप अगर चाहो तो फ़ोन से भी, आपको लगता है मैं मोबाइल से नहीं कर पाता सौदे, तो आप मुझे फ़ोन कॉल करते हैं अपने ब्रोकर को, मैं ब्रोकर हूँ एज, आप उसको कहा मेरे ये खरीद दो, ये बेच दो। अब दो तरीके से आप आ रहे हो, या तो आप सीधे सेकेंडरी मार्केट में आओ। सेकेंडरी मार्केट क्या है? जो जिनके लिस्टेड है, जो अभी चल रहे हैं, वो है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट क्या है? जो पब्लिक इशू आता है। भाई अब आपको अपनी पहले कैपेसिटी देखनी है कि भैया मैं महीने में, अगर आप 50,000 रुपये कमाते हो, मान लीजिए आपके खर्चे 30,000 के हैं, 5-10 हज़ार आप कैश वैसे रखते हो अपनी उसके लिए, और 10,000 रुपये आप महीना बचा सकते हो। तो आपको लगता है कि आपने मुझसे कहा सर किस तरीके से आए? देखिए, दो तरीके हैं। आप सेकेंडरी मार्केट के थ्रू आओ, जिसमें क्या होता है, मैं आपको जैसे एज ए ब्रोकर सलाह दे रहा, आपने कहा मैं हर महीने 10,000 रुपये दूंगा, तो आप मुझे इस शेयर्स बता दीजिए कौन से अच्छा है, कौन सा बुरा है। अच्छा देखिए, उसमें कोई गारंटी होती नहीं है। देखिए, हम भी अपनी नॉलेज के आधार पर हमको जो लगता है कि ये बेस्ट शेयर है, हम आपको वो बताते हैं। तो आपने मान लीजिए, अब मैं आपको ऐसे उदाहरण देता हूँ, इसमें उदाहरण के थ्रू ही चलता है एक शेयर मार्केट। अब उदाहरण देता हूँ, आपको लगा आप जैसे प्रोडक्ट यूज करते हो, आपको लगा कॉलगेट, क्योंकि आप रोज कॉलगेट से दांत मलते हो, कॉलगेट एक कंपनी है, मान लीजिए उसका शेयर 2,000 रुपये चल रहा है। आपने कहा सर मुझे ऐसा लगता है कि कॉलगेट आने वाले टाइम में और बढ़ेगा, तो आपने 2,000 रुपये में 10,000 के कॉलगेट खरीद लिए। कॉलगेट को लाभ हुआ, वो 2,000 का 2,500 हो गया, आपने बेच दिए, आपको 500 रुपये प्रॉफिट हो गया। आपने एक शेयर लिया तो 500 रुपये, 10 शेयर लिए तो 5,000 रुपये, 100 शेयर लिए तो 50 रुपये।
हाँ 5 लाख रुपए। तो वो उस हिसाब से मल्टीप्लाई होता है जितने जितने आप स्टॉक्स खरीदते हो, मतलब 10 एक भी खरीद सकते हो और 1 लाख भी खरीद सकते हो, जितने पैसे आप डालोगे अपने अमाउंट का। अब इसमें 2 तरीके हैं, इसमें भी एक खेल है। आपके पास थे ही 10,000, उसके बाद तो आपने डालने नहीं, तो फिर आपको शेयर मार्केट में आना ही नहीं चाहिए। वो इसलिए नहीं आना चाहिए, आप अगर ये सोच लो मेरे 10,000 रुपये कोई 5 लाख 10 लाख में बदल जाएंगे तो बहुत बड़ी किस्मत है, वो नहीं होगा। आपको तब शेयर मार्केट में आना है जब आपकी रेगुलरली इनकम हो और आप कभी भी मार्केट गिरती है तो उसमें आप दोबारा उस स्क्रिप्ट को, जैसे आपने कोई शेयर 2000 में खरीदा, 1800 भी तो आ सकता है। जब 2500 हो सकता है तो 1800 भी आ सकता है। तो आपको उसको 1800 खरीदने के लिए भी आपके पास पैसा होना चाहिए। जब आप देखिए, अब जब 10 शेयर आपने मान लीजिए 2000 में खरीदे और 10 शेयर 1800 में खरीदे तो आपकी एवरेज क्या होगी? 1900। 2300 हुआ तो अब पहले 2300 में 10 ही शेयर में आपको प्रॉफिट होता था, अब आपके पास 20 हो गए, 20 में 2300 में ज्यादा प्रॉफिट होगा। अच्छा, फिर आपने 1800 में खरीदा लेकिन फिर मार्केट टूटी, शेयर 1600 आ गया, अब आपको फिर 1600 में डालने के लिए भी पैसा चाहिए। अब फिर आपका एवरेज हो जाएगा 17 साढ़े 1700 का, फिर 2300 मान ले 2500 हो गया तो वो प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो अब ऐसा तरीका है कि कई तरीके से आप काम कर सकते हो। जैसे आपने कोई शेयर 1700 का खरीदा, 1900 हो गया, आपको लगता है यार 1900 इससे ज्यादा अभी नहीं बढ़ेगा, फिर दोबारा गिरेगा, तो आप 1900 में बेच लो, आपको 200 प्रॉफिट हुआ। आपके जो बचे हुए 20 शेयर थे उनका एवरेज गिर गया, फिर आप कंटिन्यू, फिर इंतजार किया आपने। इसमें देखिए ऐसा है ना, ये बेसिकली मार्केट क्या है, जैसे सिप करते हैं, आपने SIP का नाम सुना होगा, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिप क्या है? सिप एक तरीका है कि आप अपना पैसा एक फंड मैनेजर को सौंप देते हो, मतलब ICICI में लगा दिया, स्टेट बैंक में लगा दिया, स्टेट बैंक के सिप में लगा दिया, वो सबकी अपनी अपनी सिप हैं। उसमें भी सिप में भी कई तरीके हैं। सिप में एक तरीका है, आप ये कह लो निफ्टी 50 के शेयर, कैश, आप ये समझ लो जैसे निफ्टी के 50 शेयरों का है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, लार्ज कैप है। लार्ज कैप तो ये 50 शेयरों में ही आ जाते हैं, वो बड़े शेयर जिसमें रिलायंस, टिस्को, हिंडाल्को, टाटा मोटर्स वगैरह आते हैं। अब आपने एक सिप कर दी, सिप में भी आप सिप के थ्रू जा रहे हो तो आप हर महीने आपके अकाउंट से पैसे कट रहे हैं, लेकिन उसमें एक नुकसान है, बहुत कम लोग जानते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि हम सिप कर रहे हैं, सिप में बहुत फायदा होता है। एक्चुअली में मैं उस चीज़ को कम मानता हूँ, उसके पीछे रीजन है। आपने 10,000 रुपये दिए, आपका इन्वेस्टमेंट ही 8,000 रुपये का होता है। 2,000 रुपये उनकी अपनी ब्रोकरेज, अच्छा अपनी एडवाइस के चार्ज होके आपके पैसे 8,000 लगाए जाते हैं। जब शेयर मार्केट बढ़ती है, जब आपकी वो चलती है तो आपको उतना लाभ नहीं मिलता। आप स्वयं 20,000 रुपये खुद के लगाएंगे तो पूरे 20,000 के शेयर लेंगे। ब्रोकरेज कितनी ले लेंगे हम? 20,000 में ज्यादा है 200 रुपये, तो 19,800 रुपये पूरे लगेंगे। आप सिप के थ्रू जाएंगे, आप क्या, हाँ बस यहाँ पर तो एक कठिनाई है कि आपको चॉइस करना आना चाहिए। अगर आपका ब्रोकर अच्छा है तो वो आपको सही सलाह देगा कि आपको 4 शेयर बताइए, ये खरीदते रहना, गिरते रहे खरीदते रहो, सिप की तरह करो। हर महीने जैसे सिप में 10,000 रुपये डालो, 4 शेयरों में डालते रहो जीवन भर, तो वो कम से कम 10 गुना एक्स्ट्रा पैसा बनाते हैं। ये बहुत कम लोग समझते हैं। मैं बहुत लोगों को कहता भी हूँ, लोग कहते हैं सिप कर लेते हैं, मैंने भी की, लेकिन अंत में मेरे निष्कर्ष में निकला है कि यार जो सिप वो कर रहे हैं उससे तो अच्छा मैं खुद ही कर लेता, उसमें ज़्यादा पैसे बनते, और वो हकीकत है। मतलब ठीक है, जो आपको नॉलेज नहीं है तो आप भाई, आपको लगता है मुझे तो कुछ आता नहीं, तो आपने क्या किया, वो पैसा एक फंड मैनेजर को सौंप दिया कि भैया तू इन्वेस्ट कर दे, जो जहां कर रहा प्रॉफिट होगा तो देगा, लॉस होगा तो देगा। उसमें भी ऐसा नहीं है कि हमेशा प्रॉफिट होगा सिप में, म्यूचुअल फंड में ये बिल्कुल क्लियर कर लो कि लोगों को लगता है कि म्यूचुअल फंड में हम पैसे डालेंगे प्रॉफिट ही होगा। देखो, अगर आप शॉर्ट टर्म में डालना चाहते हो 1 साल के लिए तो कभी बहुत कम चांस होते हैं प्रॉफिट होने के। आपको अगर लॉन्ग टर्म व्यू है आपका 10 साल, 15 साल, 20 साल, तो 100%, मतलब बैंक इंटरेस्ट मान लीजिए 6% है, तो सिप में इंटरेस्ट आपको कम से कम 11-12% आ जाएगा, मतलब दुगना आ जाता है। और आप स्वयं इन्वेस्टमेंट अच्छी स्क्रिप्टों में करोगे तो 40-45% आता है एवरेज, लेकिन उसमें भी आपको कंटिन्यू 5 साल तो मिनिमम रखना ही पड़ेगा, तब आपको अंदाज आएगा ना। बीच में आप बेचोगे, खरीदोगे, बेचोगे, खरीदो, 5 साल बाद आप अपने अमाउंट को देखोगे कि मैंने हर महीने 10,000 रुपये डाले थे, तो 12 महीने में 1,20,000 डाले, 5 साल में 5 लाख 6 लाख रुपये डाले, 6 लाख रुपये डाले। अब 6 लाख के अगर मैं बैंक में रखता तो अगर 6% 7% का मुझे ब्याज मिलता
तो मुझे ज़्यादा 50,000 रुपये मेरे बढ़ जाते, तो 6,50,000 हो जाते बैंक में। अब म्यूचुअल फंड में डालता तो 12% दुगने होते, यानी कि 7.25 लाख रुपए हो जाते। आप स्वयं इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 12 लाख या 13 लाख भी हो जाएंगे। ये फर्क है, ये बहुत कम लोग समझते हैं इस चीज़ को। मैं हमेशा लोगों से ये कहता हूँ कि अपना स्वयं इन्वेस्टमेंट करें, अच्छी स्क्रिप्ट को पकड़ें, नहीं है तो पूछ लें। हाँ, बस इसमें तकलीफ क्या है ना, आप जब किसी को पैसा सौंप देते हो ना, फिर आपको ये नहीं होता शेयर मार्केट गिर रही बढ़ रही, तो क्योंकि उससे तो आपका लेना देना है नहीं, आपको तो पता ही नहीं है उसने कहाँ इन्वेस्ट किया आपका पैसा। लेकिन जब आप खुद शेयर खरीद लेते हो, जब मार्केट शेयर गिरता है ना, आपको लगता है अरे मेरा शेयर गिर गया, मेरा नुकसान हो गया। आप उस नुकसान को करंट में महसूस करते हो, क्योंकि शेयर गिरेगा भी तो फिर बढ़ेगा भी, बढ़ेगा भी तो गिरेगा भी। तो एक पर्टिकुलर क्या है ना, 2 चीजें, मेरा एक फार्मूला है लाइफ को, ये फार्मूला हर व्यक्ति को समझना चाहिए। जिंदगी में 2 चीजें हमेशा ऊपर जाती हैं। जब मैं शेयर मार्केट में आया था उस समय ये निफ्टी, जो आप निफ्टी देख रहे हैं, निफ्टी उस समय 600 चलता था। आज ये 1995 में जब कंप्यूटर में आ गया था, उस समय की बात बता रहा हूँ मैं, 600 निफ्टी चलता था 95 में, 1995 में। आज 2022 में हम बैठे हैं, आज निफ्टी चलता है 18,000। 600 से 18। तो सोचो तो कितना पैसा है, कितना पैसा है। अगर आप उस समय कोई निफ्टी में ही इन्वेस्ट करता, आप वो शेयर में नहीं करता, आप निफ्टी भी ले सकते हो ना इंडेक्स को। तो मैं हमेशा, मेरा एक परफेक्ट फार्मूला है। एक चीज मैं जानता हूँ अपनी लाइफ में इतने 32 साल के अनुभव के बाद, कि 2 चीजें हमेशा ऊपर जाती हैं। एक शेयर मार्केट, हर 5-5 साल बाद आप देखोगे तो हमेशा ऊपर ही मिलेगी। बीच में हो सकता है आधी हो जाए, गिर जाए, होता रहता है, चीजें होती रहेंगी। लेकिन अंत में घटता 5 साल बाद आप देखोगे शेयर मार्केट पिछले 5 साल से ऊपर ही थी। ऐसी इंसान लास्ट में ऊपर ही चला जाता है। 2 चीजें हमेशा ऊपर जाएंगी, एक तो आदमी मरने के बाद ऊपर जाएगा, एक शेयर मार्केट में शेयर आपका इंडेक्स ऊपर जाएगा। ये मेरा अपना फार्मूला है कि मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि भैया इन्वेस्ट करो, लॉन्ग टर्म सोच के कर लो, 5-7 साल। अब भाई जैसे जमीन ले लेते हो आप, जमीन भी तो घटती बढ़ती है, लेकिन आदमी को तो पता ही नहीं है। ये वहां तो कहीं स्क्रीन पर तो दिखाई नहीं दे रहा, कोई चिल्ला नहीं रहा कि जमीन की कीमतें गिरी, तो आपको तो पता ही नहीं है। आपने तो जमीन प्लॉट लिया, ठीक है भैया, पड़ा है। ऐसे आप जैसे एफडी करते हो, 1 साल की एफडी, 2 साल की एफडी, 3 साल की एफडी, तो एफडी में वो पहले लिख के दे देते हैं कि आपने 1 लाख रुपया दिया, 5,000 रुपया, 1 लाख 5,000 रुपया आपको 1 साल बाद मिल जाएंगे। आप निश्चिंत रहते हो, आपको पता है मेरे 5,000 रुपये बन रहे। लेकिन शेयर मार्केट में आप निश्चिंत नहीं रह सकते। वो इसलिए नहीं रह सकते, वो मार्केट रोज ऊपर नीचे होती है, वो महसूस होता है, तो आदमी देखता है। मतलब ये हर आदमी की कमजोरी है। जब कोई चीज़ आप इन्वेस्ट कर देते हो, फिर जब वो दिखाई देने लगता है, तो आपको लगता है आज मेरा शेयर 100 रुपये गिरा, तो मेरे पास 100 शेयर थे तो 10,000 का नुकसान हो गया। जबकि हकीकत में वो नुकसान नहीं है, क्योंकि वो आज 100 रुपये गिरा तो कल 100 रुपये बढ़ेगा भी। सिंपल है। तो मतलब जैसे स्टॉक मार्केट अभी ऊपर नीचे जाती है, तो इसके मतलब कोई स्टॉक छाटने के या शेयर मार्केट छाटने के, मतलब कोई भी फंड छाटने के टूल्स तो होंगे ना? कोई ऐसे टूल्स या टेक्निक्स होती हैं? हाँ, टेक्निक्स हैं। टेक्निक्स क्या है? आप कोई भी स्क्रिप्ट खरीदने से पहले तो ये देखो, मान लीजिए टाटा मोटर है, आप पहले उसके बारे में आप पढ़ो कि टाटा मोटर गाड़ियाँ बनाती है, ठीक, कारें बेचती है, उसकी कार की बिक्री बढ़ रही है या घट रही है, उसका पिछला प्रॉफिट घट रहा है या बढ़ रहा है। आप उसके बारे में पढ़ो कि आगे उसके प्लान क्या है। वो भारत के अलावा भी कहीं और अपनी कंपनी लगाना चाह रही है, वो नई इलेक्ट्रॉनिक कारें ला रही है, कोई नई चीज़ें ला रही है, तो भाई उसके आगे उसकी सोच क्या है, उसकी माइंड क्या है। मैंने अभी आपको एक शुरू के अध्याय में ये चीज़ बताई थी कि आप जब कारोबार करते हो तो लोग आप पे इसलिए पैसा लगाते हैं, आपने कहा मैं कारोबार विस्तार करूंगा। ऐसे ही अगर आपको लगता है टाटा मोटर विस्तार करेगी और आने वाले टाइम में और गाड़ियां बिकेंगी, जब गाड़ियां ज्यादा बिकेंगी, कंपनी को प्रॉफिट होगा, तो अपने आप शेयर प्राइस ऊपर जाएगी। कंपनी के फ्यूचर प्लान, हाँ, वो आपको अध्ययन करना पड़ेगा, वो आपकी वो मेहनत है कि मैं जिस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो उसके बारे में आपको पढ़ना है कि भाई ये कंपनी का आगे क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं है बैंक के लॉन्स ज़्यादा है। अगर कई बार ऐसा होता है कंपनी शेयर तो अच्छा दिख रहा है लेकिन उस पर लॉन्स बहुत ज़्यादा है, हाँ, तो लॉन वो चुका नहीं पाएगा ना, तो दिवालिया हो जाएगा, तो वो कंपनी डूब जाएगी। तो आपको ये चीज़ें सब मतलब कहीं लोन तो ज़्यादा नहीं ले रखा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम फंस जाए, तो ये चीज़ें ये पढ़ के आएगा। अच्छा, मैं हमेशा कहता हूँ आप उन्हीं के शेयर लो जो प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करते हो। जनरल तौर पर कभी लॉस नहीं होता,
उसके पीछे रीजंस हैं कि भाई आप इस्तेमाल कर रहे हो, इसका मतलब आप सेटिस्फाई हो इसीलिए इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो कंपनी धोखा तो नहीं देगी। अगर आप टाटा मोटर की गाड़ी खरीद रहे हो, आपने कुछ सोच के या मारुति की गाड़ी खरीदी है, तो आपको पता है यार गाड़ी अच्छी है, चीज़ अच्छी है, तो जब आप उसमें सेटिस्फाई हो, उसको जब चलाओगे करोगे तो आपको लगेगा। आप शेयर में भी उसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करो ना। जब उसके प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे हो तो उसका शेयर क्यों नहीं खरीदते भाई? हिंदुस्तान लीवर है, लक्स साबुन से आप नहाते हो या तो आपको पता होना चाहिए यार, मैं साबुन इस्तेमाल करता हूँ, लक्स के इतने प्रोडक्ट्स आते हैं, हिंदुस्तान लीवर बहुत बढ़िया कंपनी, तो क्या दिक्कत है भाई? अंतो गिरेगी, ठीक है। कभी ऐसा है ना जीवन में, जैसे इंसान के उतार चढ़ाव होते हैं, शेयर मार्केट में भी कंपनियों के भी उतार चढ़ाव होते हैं। कई चीज़ें मतलब वो जो कंपनी कई बार मांग और डिमांड का खेल हो जाता है, मांग कम हो गई तो भाई कंपनी को घाटा होगा ना। हाँ, तो बाद में जाके कई बार डिमांड बढ़ गई तो फायदा होगा। तो ये एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, इसे हम प्लानिंग कहते हैं भाई। जैसे इंसान, मैं आपको प्लानिंग में ऐसे समझाता हूँ भाई, जैसे हमने शादी की, हमने एक प्लान ही तो किया हम शादी करेंगे, बच्चे होंगे, बच्चे की शादी करेंगे। अब प्लान तो हमने सेट कर रखे हैं, कार लेंगे, फलाना करेंगे, ढिमकाना करेंगे, लेकिन हकीकत क्या है आपके हमारे सोचने से नहीं होता ना, उसके बीच में कई स्टेप पड़ते हैं, अप डाउन होंगे। तो वो ऐसी कंपनी में भी होते हैं अगर आपका सिलेक्शन अच्छा है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ एक कंपनी में कभी इन्वेस्टमेंट मत करो, पोर्टफोलियो 5-6 कंपनी। अगर एक कंपनी ने आपको नुकसान दे दिया तो दूसरी कंपनी के बढ़ने से आपका मैनेज हो जाएगा। आज उसने नुकसान दे दिया, उसने प्रॉफिट दे दिया, तो आपका तब भी पोर्टफोलियो नीचे नहीं जा रहा। लेकिन जब ये वाली कंपनी फिर से प्रॉफिट कमाएगी तो आपका पोर्टफोलियो बहुत ऊपर चला जाएगा। अब अंकल पोर्टफोलियो की बात है तो एक बार पोर्टफोलियो के बारे में बता दो। मतलब पोर्टफोलियो से ना होता है ना कि स्टॉक मार्केट भी होना चाहिए, म्यूचुअल फंड भी होना चाहिए, एफडी भी होना चाहिए, गोल्ड सिल्वर, बिल्कुल ये सब चीज होनी चाहिए। बिल्कुल हाँ, मैं आपको उसको एक टेक्निक है, ये भी एक टेक्निक है। ऐसा है जैसे आपके पास आप 100 का मान लीजिए 10 रुपए बचाते हो महीने के, मैं 10 रुपए सिंपल से उदाहरण में देता हूँ। तो स्टॉक मार्केट में आपका 5 रुपए इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, 50%। म्यूचुअल फंड में आपका 1% होना चाहिए, 6%। एफडी में आपका 2% होना चाहिए, 8%। अब 2% कहाँ होना चाहिए? 2% आपका होना चाहिए बीमे में। अच्छा यार, इंश्योरेंस। हाँ, वो इसकी पीछे रीजन है भाई, आप बीमार हो गए, दवाई आपने अगर मेडिकल इंश्योरेंस नहीं ले रखा, लोग कई बार ये सोचते हैं ना मैं कौन सा, मैं तो जवान हूँ, मैं काहेगा बीमार पड़ूंगा। लेकिन हकीकत में उसकी जितनी कमाई होती है वो मेडिकल में घुस जाती है जब एक बार बीमार होता है। तो ये इसीलिए वो 2% पैसे को, एक सबसे पहला भाई हर आदमी की जिम्मेदारी होती है अपने परिवार के प्रति। हाँ बिल्कुल। तो आप उसमें से एक टर्म प्लान चॉइस करो, आम बीमे मत लो, टर्म प्लान। आपको लगता है कि आज की डेट में मैं 50,000 रुपये महीना कमा रहा हूँ, 12 महीने में 6 लाख कमाता हूँ, अगर मैं 10 साल जिंदा रहा 60 लाख हो गए, तो आप 1 करोड़ का बीमा ले लो। 1 करोड़ का बीमा, जब अगर खुदा ना खास्ता आपके साथ कोई ट्रेजेडी हो जाती है तो 1 करोड़ के बीमे में आपको 1 करोड़ रुपया मिला, और आपके परिवार के बच्चों ने उसको एफडी में रख दिया, शेयर में नहीं लगाया, कहीं नहीं लगाया, वो तो आप लगाते थे, बच्चे ने भाई वो सिंपल है, लेडीज को नहीं पता, उसने कहा मैं तो बैंक में रखूंगी, तो उसको 5% भी मिला, तो 50,000 की आमदनी हर महीने की उसकी हो गई। आज जितना आप कमा रहे थे उसको मिल गया ना, आपके केवल 2% के इन्वेस्टमेंट पे भाई 2% में आपने क्या किया, बाकी तो जो आपने किया म्यूचुअल फंड से ये अपने लिए किया। अब ये जो 2% पैसा है इसमें आपने बीमे खरीदे, अच्छा ऐसी बीमारी के खरीदे, हेल्थ इंश्योरेंस खरीदा कि खुदा ना खास्ता कोई चीज हादसा हो गया, कोई चीज हो गई तो मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस है, इमीडिएटली पैसा कहाँ से अरेंज करोगे, तो फिर 2% हुआ, इसलिए 10 रुपये पूरे हो गए ना। तो ये शेयर मार्केट में 50% होना चाहिए, पूरा पोर्टफोलियो होना चाहिए। हाँ, मतलब ऐसे गुलदस्ता बनाओ फूल जैसा जिसमें सब है, हर चीज है। भाई बीमार हो रहे हो तो चीज आपके पास है, भाई कोई डेथ हो गई तो भी आपके परिवार में आपके रहते नहीं रहते पूरा उतना ही पैसा उपलब्ध हो रहा है, और बाकी शेयर में तो आपने लगाया ही हुआ है, वो पैसे अलग बढ़ेंगे आपके, आप अपने जीवन जितना चलाओगे वो चलता रहेगा। तो ये तो अंकल आपको 33 ईयर्स हो गए ना, मतलब ये हाँ, मैं 1990 में आया था इस काम में। 1990। तो मतलब आप हमारी जनरेशन से एक पीछे वाली जनरेशन के हो, जो हमारी पीछे वाली जनरेशन है उनको शेयर मार्केट वगैरह मतलब इतना नहीं होता, अब हुआ है। हाँ, इस जनरेशन को मतलब बहुत चीजें होगी कि शेयर मार्केट में भी पता है, बाकी चीजों पे चीज जाना है, मतलब उनको एक इनकम नहीं 5-6 इनकम चाहिए, इनकम सोर्स वो जरूरी भी है एक तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल।
तो मतलब ना जो पीछे वाली जनरेशन है, तो उस टाइम पे आपने कैसे स्टार्ट किया? आपके भी घर वालों ने रोका होगा, मना करा? बिल्कुल ऐसा तो था। आपकी जर्नी नहीं, जैसे जैसे मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने अपनी पढ़ाई करी, मैं हल्द्वानी से पढ़ा, ये भारतीय बाल विद्या मंदिर से मैंने पढ़ाई करी स्टार्ट, 8th वहाँ था। फिर मैं एमबी इंटर कॉलेज से मैंने इंटर किया, फिर मैंने बीएससी करने में पिथौरागढ़ डिग्री कॉलेज चला गया। फिर मैं वहाँ से पिताजी का ट्रांसफर हुआ तो रुद्रपुर आ गया था। रुद्रपुर में मैंने बीए किया, फिर ट्रिपल एमए किया। ट्रिपल एमए ट्रिपल क्यों किया? कई लोग क्वेश्चन उठाते कि एमए क्यों किया बार बार। थोड़ा नेतागिरी का शौक हो गया था कॉलेज के इलेक्शन चुनाव का, तो इसलिए मैंने कहा ठीक है एमए कर लिया, अब मैं एक बार और कर लो, पॉलिटिकल साइंस से भी कर लो, इकोनॉमिक्स से कर लो, सोशियोलॉजी से कर लो। वैसे मेरा डे पॉलिटिकल साइंस से एमए का था, फिर इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी से मैंने वैसे किया कि कॉलेज में रहने के लिए। उसके बाद भाई वो उम्र में ठीक था, फिर ऐसा लगा कि भाई नौकरी क्या होगा। अच्छा, उन दिनों मैंने कंप्यूटर, उस समय कोई नहीं जानता था, 89-90 की बात है, कंप्यूटर लोगों को जानकारी नहीं थी। तो मेरे पिताजी ने मुझसे कहा भैया ये लड़का क्या करेगा, कह रहे तो मैंने कहा कंप्यूटर करूँगा। तो मुझे कंप्यूटर कोर्स करा दिया गया, कंप्यूटर सीखा। तो उस समय कंप्यूटर नया नया आ रहा था 90 के आसपास। तो एक ऐसी शेयर मार्केट के रुद्रपुर में एक वो थे, उन्होंने एक पोस्ट निकाली कि स्टॉक मार्केट में जो कंप्यूटर जानता है उसके लिए जगह खाली है। तो मैंने वो वहाँ जाके इंटरव्यू दिया, तो मैं सेलेक्ट हो गया। उस समय नया नया जोश था, क्योंकि कंप्यूटर नया नया किया था, आराम से हो गया। तो उसके बाद लेकिन उनका काम था ये शेयर मार्केट का। जब मैंने वो काम को पकड़ा, अब देखा, तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट आया। मैं कहा ये बहुत अच्छा काम है। अच्छा, ये काम इसलिए बहुत अच्छा है, उस समय थोड़ी दिक्कतें थी। दिक्कतें क्या थी? उस समय ऑनलाइन नहीं होता था, जो पेपर में होता था। अच्छा, उसके वो चीज़ सीखने का मुझे बहुत मौका मिला। मैं ऑनलाइन दिल्ली, बॉम्बे, यहाँ मैंने खूब घूमने को मिल गया मुझे। वहाँ शेयर खरीदने बेचने के लिए जाना पड़ा मुझे। मैं रिंग में गया, रिंग में उस समय ऐसे नहीं होता था शेयर, जैसे आपने रिलायंस खरीदने हैं तो आप पहले एक दिन ऑर्डर पहले लिखा देते थे कि कल मेरे और रिलायंस खरीदो। फिर यहाँ से मैं दिल्ली बैठा हूँ, मेरे बॉस मुझे फ़ोन करते थे कि भैया एक ऑर्डर आया है 100 रिलायंस का। तो रिलायंस, तो मैं वहाँ रिंग के अंदर जाता था, तो वहाँ मैं आवाज़ लगाता था 100 रिलायंस। मेरे को लगता था ये भाव में, उसने कहा 160 रुपये में दिए। तो मुझे क्लाइंट ने मुझे ऑर्डर कर रखा 160 में मिलेंगे तो ले लेना। तो 160 में मिल रहे, मैंने पिकअप कर लिए, उसको हमने आदान प्रदान कर लिया। तो इस किस्म का काम होता था। उसके फिर वो सर्टिफिकेट आते थे ऐसा। हाँ, पूरे एक सर्टिफिकेट आपके होते थे। हाँ, वो आते थे। तो वो इंटरेस्ट मेरा जगता रहा। मैंने कहा ये बहुत बढ़िया काम है। तो उसके बाद मैंने करीब 95-96 तक नौकरी की। उसके बाद फिर मैंने खुद का कारोबार में उतरा। तुमसे घर वालों ने कभी ऐसा मना? नहीं, मना इसलिए नहीं किया ना, उस काम में पैसा आया ना। देखो, घर वाले कब मना नहीं करेंगे जब आपको पैसा आ रहा है। और आपको, उनको भी लगता है कि यार सरकारी नौकरी तो मिल नहीं रही या और कोई काम नहीं होता। ये काम में ऐसा भी नहीं है, इतना तो कमाई ले रहा है ना। अगर टीचर बनता या कुछ बनता, उस लेवल का पैसा तो मना ही लेता है। तो बात खत्म। तो आपने मतलब इसको अपना फुल टाइम जॉब कर लिया। अब तो मेरा 33 साल हो गए इस काम को करते हुए। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी बात थी ना, सबसे गर्व किस बात का होता है मुझे? मेरा गर्व सबसे इस बात का है, देखो कमाता हर आदमी अपने लिए है। जैसे अभी हम कंपनी की बात कर रहे थे शेयर मार्केट, तो मुझे सबसे बड़ा लाभ इसमें क्या हुआ, जब मैंने अपना ऑफिस खोला तो मैंने एम्प्लॉयज रखे। मैंने अपना ही नहीं कमाया, दूसरों के परिवारों को भी कमा के दिया। देखो, अपने लिए तो आप नौकरी करोगे तो आप अपने लिए कमा रहे हो, दूसरे को तो कुछ दे नहीं रहे ना। मैंने अपने लिए कमाया। मैं चाहता मैं 100 रुपये कमा सकता था, लेकिन मैंने हमेशा कोशिश की मैं 40 रुपये कमाऊँ, 60 रुपये दूसरों को भी कमा के दूँ। उनकी नौकरी में रखे लोग मेरे एम्प्लॉय थे जो वो थे, तो उन लोगों को भी मेरी ओर से रोजगार मिला। एक मतलब दिल में एक फीलिंग आती है कि लाइफ में कुछ किया, ये किया भैया, लोगों को रोजगार दिया। तो अगला क्वेश्चन, मतलब मैंने क्वेश्चन लिख के रखे ताकि कोई छूट ना जाए। तो अगला क्वेश्चन ये रहेगा, हाँ ये सबसे मेन क्वेश्चन था कि जो स्टॉक का तो अभी के टाइम पे बहुत क्रेज चल रहा है इस जनरेशन में, तो इसका फ्यूचर क्या होगा आने वाले जनरेशन? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। देखो होता क्या है, मैं आपको इसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण बताता हूँ। रिलायंस आरकॉम करके, जैसे आज की डेट में मोबाइल है, रिलायंस के मोबाइल भी तो थे। रिलायंस की कंपनी थी अनिल अंबानी वाली। ये रिलायंस जियो नहीं, उससे पहले रिलायंस
एक सिम भी था। हाँ, रिलायंस का सिम था, हाँ, याद होगा। हाँ, तो वो मार्केट से देखिए उसका शेयर चलता था 500-600 रुपये। उस समय जब जियो नहीं आया था तो ऐसा लगता था कि ये कंपनी बहुत अच्छा ग्रो करेगी, भाई सबके हाथ में मोबाइल आने लग गए धीरे धीरे। अब हुआ उल्टा, दूसरी कंपनी आई, उसने लोगों को फ्री मोबाइल कॉलें बांटी, ये करी, वो कंपनी दब गई और आज उसका शेयर 500 की जगह आज 10 रुपये का शेयर चलता है। तो नुकसान हुआ ना। आपने अगर उस समय रिलायंस को पकड़ लिया होता, जियो का भविष्य देख लिया होता, तो उस समय रिलायंस 700 रुपये चलता था, आज 2500 चलता है। उल्टा हो गया, वो 500 चलता था वो 10 रह गया, वो 700 चलता था वो 2500 हो गया। ये फर्क है, ये सिलेक्शन आपको करना है। मतलब फ्यूचर आप देखोगे ना भाई। आपको जब आप कोई चीज का इस्तेमाल कर रहे हो, वो अच्छी है बुरी है तो आप ही तो जानते हो ना भाई, तभी तो आप दूसरे को सलाह देते हो कि यार भैया ये प्रोडक्ट मत लेना, इसमें मेरा नुकसान हुआ, ये तो ये ऐसे नहीं चलता, ये नहीं काम करता, इसमें ये दिक्कतें हैं, ये वाली कार मत लेना, इसमें तो ये प्रॉब्लम्स हैं, इसमें ये प्रॉब्लम है। ऐसी शेयर मार्केट में भी मतलब आपको उसका सबसे बड़ा काम है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके आपको उस कंपनी का भविष्य देखना है। जैसे आज की डेट में आप देखो जोमैटो वगैरह देख रहे हो ना, अभी एक पब्लिक इशू आया था, उसका 130-135 का शेयर चलता है। अब जरूरी नहीं है, आज लोग जोमैटो से फोन करके खाना मंगा रहे हैं ना, लगता है कंपनी का फ्यूचर बहुत अच्छा है, ऐसी तो लगता है लोग घर में खाना मंगा ले रहे हैं। हो सकता है एक कोई नया कॉन्सेप्ट आ जाए, ये कंपनी वो चीज नहीं करके उससे भी कुछ नई चीज हो जाए। भाई जो बीच में कंपनी जा रही कुछ मतलब जिन लोगों के ये है वही एक ऐसी कुछ ऐसा बना दें कि लोगों को माध्यम ना मिले तो जोमैटो डूब सकती है ना। तो ये आप अगर आपको लगता है नहीं ऐसा तो होएगा ही नहीं तो जीत ही जाओगे। तो ये आपको देखना है कि भाई जोमैटो का भविष्य है नहीं है, ये आपका फैसला। हाँ, ये आपका फैसला है। शेयर में देखिए, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना, देखिए कई बार क्या होता है, मैंने आपसे कहा यार बहुत अच्छा है शेयर मार्केट, भाई आप भी तो पढ़े लिखे हो, आप शेयर मार्केट में क्यों आओगे? जब आपने देखा होगा उसमें पॉलिसी आ जाता है कि रिस्क है। चाहे म्यूचुअल फंड खरीदते हो उसमें ऐड में हमेशा मिलता है कि इसमें रिस्क है भैया। तो रिस्क भाई अनपढ़ तो हो नहीं, कोई 6-7 में पढ़ने वाले बच्चे तो हो नहीं, जब 18 साल मैच्योर हो आप मुझसे पूछ लो अंकल मैं ये शेयर में इन्वेस्ट करूं, या आपको लगता है यार अंकल ये अच्छा काम कर देंगे, तो इन्वेस्टमेंट आप अपनी सोच समझ के कर रहे हो ना भाई। जरूरी थोड़ी है कि वो इन्वेस्टमेंट आपका बढ़ेगा, घट भी सकता है। तो उसमें आप दोष उसको दो कि भैया ये गलत वो गलत, नहीं, वो गलती आपकी थी, क्यों डाला? हाँ, क्यों डाला भाई? बता, अगर आपको भाई पैसा कौन सा आप डालते हो, जो आपका पैसा ऐसा होता है जो बच जाता है, जो आपको लगता है कि यार मेरे दैनिक जीवन में प्रभावित नहीं करता, ये पैसा या तो बढ़ जाएगा या घट जाएगा भाई, वरना तो आदमी एफडी करे ना भाई। ज्यादा बढ़ने के लिए जहां प्रॉफिट होगा वहां रिस्क होगा, जहां ज्यादा प्रॉफिट होगा वहां ज्यादा रिस्क होगा। तो शेयर मार्केट वही चीज है, प्रॉफिट बहुत ज्यादा है लेकिन रिस्क भी बहुत ज्यादा है। सुना जैसे अभी कोरोना आ रखा था, तो कोरोना की वजह से हर बिजनेस में इफेक्ट पड़ा, कुछ बंद हो गए, कुछ बिजनेस ग्रो भी हो गए, जैसे मेडिकल वगैरह के बिजनेस बहुत ऊपर उछल गए हैं। तो स्टॉक मार्केट पे क्या प्रभाव पड़ा? मतलब स्टॉक मार्केट में कुछ हुआ कोरोना की वजह से? हाँ, हुआ ना। जब कोरोना शुरुआत में आ रहा था तो लोगों को पता नहीं था कि बीमारी क्या है, एकदम घबराहट फैली, तो स्टॉक मार्केट बहुत गिरी, मतलब रिकॉर्ड गिरी, बहुत हैवी गिरावट आई, मतलब नीचे के सर्किट लग गए, मतलब ऐसा हो गया लोगों को लगा यार जिंदा ही नहीं रहना तो सब स्टॉक बेचो, मतलब लोगों को ये लगा कि दुनिया ही खत्म हो गई। तो आप ऐसे समझो जो 200 का शेयर था वो घट के 50 रुपए का रह गया। हाँ, कितनी मोटी गिरावट है। लेकिन कुछ समझदार थे, उन्होंने लगा ऐसा थोड़ी होगा, सब थोड़ी मर जाएंगे, उन लोगों ने 50 में खरीद लिए। अच्छा, कुछ लोगों ने इसलिए बेच दिए कि यार भाई पैसा बचा लो, भाई जान मतलब अगर बच गया तो पैसा तभी तो इस्तेमाल करूंगा, वरना शेयर में ही रह गया कि मुझे क्या मिला। तो उन्होंने गलती से बेच दिया, वो 50 में जिसने खरीदे आज वही शेयर 500 का हो गया। अच्छा, होता क्या है ना, शेयर मार्केट एक रिफ्लेक्ट है, शेयर मार्केट हमेशा दूर देखती है, भविष्य को देखती है, आने वाले को। अगर उसे शेयर मार्केट को फौरन अंदाज आ जाता है कि ये चीज होने वाली है, तो जैसे कोरोना का लगने लगा कि भाई लॉकडाउन हो गया, ये हो गया, तो शेयर मार्केट को अनुभव हो गया था कि मरने वाले लोग ऐसे नहीं है कि पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। तो शेयर मार्केट फट से ऊपर को भागनी शुरू हो गई, क्योंकि उसने भविष्य देख लिया था, दवाइयां आ जाएंगी, टीके लग जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लोग बच जाएंगे। तो
शेयर मार्केट भागे। और होता क्या है, देखिए आपने एक चीज देखी होगी, एक बॉल होती है, जब आप गेंद पकड़ते हो, गेंद को आप जमीन में जिस रफ्तार से मारोगे ना, उसी रफ्तार से ऊपर उठेगी। हमेशा ध्यान देना, जितनी स्पीड से मारोगे उतनी स्पीड से ऊपर जाएगी। तो यही शेयर जितनी स्पीड से गिरी थी उसी स्पीड से ऊपर उछल गई। अच्छा, ऊपर उछली, जब ऊपर उछलेगी तो कुछ और ठप्पे खाएगी ना, 2-3 बार और गिरेगी, तब शांत होगी, तो और बड़ी, क्योंकि लोग उसमें शॉर्ट हो गए और लोग समझ ही नहीं पाए कि ये हुआ क्या। मतलब वहां से मार्केट, भारत की नहीं पूरे विश्व की मार्केट है। अब जब उनको समझ में आएगा कि भाई देखिए मार्केट ने तो सब वो जो गिरावट आई थी उसमें सब वो ये पचा लिया था, लोगों के रोजगार खत्म हो गए, सब कुछ पचा लिया, तो उसको पता लग गया मार्केट को यार इसमें इतना घबरा होता है। लेकिन जैसे उसको लगा नहीं आने वाले टाइम में फिर से रोजगार आ जाएंगे, फिर से सब सही होने लगेगा, तो मार्केट वापिस चलेगी। तो यही शेयर मार्केट है। तो अभी ऐसे मतलब थर्ड वेव क्या बोल रहे हैं, थर्ड वेव आने वाली है, तो इसमें भी कुछ होगा आपके नजर? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, उसके पीछे मैं रीजन बताता हूँ। अगर मार्केट को ये लगे कि रोज के 5-10 लाख केस हो रहे हैं और उसमें मर्ज बहुत रहे हैं, लॉकडाउन हो रहे हैं जिससे कारोबार प्रभावित हो रहा, तो अब मार्केट को फिर डर लगने लगेगा, क्योंकि उसके रिजल्ट प्रभावित होंगे, दुकानें बंद होंगी, तो प्रॉफिट कहाँ से आएगा कंपनियों का, तो तब डरेगी। अभी उसको लग रहा है कि यार लॉकडाउन क्या हो रहा है, रात का कर्फ्यू लगा दिया, ये हो गया, कोई ऐसा प्रभाव नहीं होना, हमारा कारोबार चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मार्केट रोज हल्का से रिएक्ट कर रही है, जो अभी पिछले दिनों 2-4 दिनों में गिरावट आई, तो इसी वजह से है मार्केट को। ये भी एक कारण है, आगे ब्याज दर बढ़ने वाले का खतरा बना हुआ है, क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ गई है, तो ब्याज दरें बढ़ने वाली हैं। जैसे एफडीआई में आज 5% मिलता था, आने वाले टाइम में जैसे बैंक हाउसिंग लोन 7% का है, तो वो धीरे धीरे बढ़ के 9% हो जाएगा। ऐसे आपके एफडी में ब्याज बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो वो मार्केट उसको रिफ्लेक्ट कर रही है। हमेशा मार्केट क्या करती है, जब ब्याज दरें कम होती हैं शेयर मार्केट हमेशा ऊपर जाती है, जब ब्याज दरें बढ़ती हैं मार्केट हमेशा नीचे हो जाती है। अब मार्केट ने एक जगह ऐसी आ गई है कि मार्केट धीरे 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 करके अपनी देखिए मैं आपको ऐसे बताता हूँ, मान लीजिए मार्केट 7,000 चलती है, 7,000 मतलब 7,000 निफ्टी चल रहा है, अब वो 11,000 हो गया, लेकिन उसकी मूल वैल्यू 8,000 है एक्चुअल में। वो रिफ्लेक्ट हुआ ना, मतलब एक बार के लिए चला गया बात, लेकिन आएगा तो अपनी जगह ना, 8,000 तो आएगा ही आएगा। तो वो यही होने वाला है अगले 2-3 सालों में। अब आपको अगले 2-3 सालों में क्या सुनने को, शेयर मार्केट बढ़ती नहीं, शेयर मार्केट ने न्यू लो बनाया। आज तक आप रोज टीवी में देख रहे हो 52 साल का 2 साल का हाई बनाया, 3 साल का हाई बनाया। अब आप धीरे 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 करके 2-3 सालों में सुनेंगे मार्केट ने 52 वीक का न्यू लो बनाया, क्योंकि मार्केट अब ये समझ में आ गया है मार्केट की कि आगे ब्याज दरें बढ़ने वाली है। धीरे एकदम से रिएक्ट नहीं होगा, धीरे 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 करके मार्केट की जो जगह है, जो उसकी वैल्यूएशन होती है वहाँ आ जाएगा। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो, जैसे मेरी वैल्यू मान लो 10 लाख रुपए है, अच्छा मेरे पास कार भी है, मेरे पास ये भी है, आपने मुझ पर दाव लगा दिया, आपको लगा नहीं अंकल पहला, एक्चुअल में मेरी वैल्यू 10 लाख है, कार वार ये चीजें देखे वो लोन में है, ये है वो है, वो देख के आपने मुझ पर दाव लगा दिया। आपका भाई ये तो आपने को तो पता ही नहीं था ना। अब एक्चुअली में आपने 10 ही लाख मुझ पे लगा दिए, 10 लाख या 15 लाख 20 लाख लगा दिया, और मेरी कीमत उतनी ही थी, तो अंतोगतो तो आपके पैसे डूब ही जाएंगे ना, क्योंकि मेरी कीमत नहीं है ना, मैं आपको लौटाऊंगा कहाँ से। ये सेम कहानी होती है, शेयर मार्केट भी वही चीज अपनी वैल्यूएशन पे आती ही आती है। सो अभी एक नया कॉन्सेप्ट आया था क्रिप्टो का, क्रिप्टो करेंसी। हाँ, तो इसके बारे में क्या हुआ आपका? नहीं, क्रिप्टो करेंसी ऐसा है ना, ये एक किस्म का इसमें सट्टा चल रहा है क्रिप्टो करेंसी को, मैं तो उसे सट्टा ही कहूँगा। इसलिए कहूँगा, देखिए जैसे डॉलर है, रुपया है, सबकी अपने अपने हर देश की अपनी एक करेंसी है, तो कुछ लोगों ने मिलके एक करेंसी नहीं बना दी, जो भाई वो उसको मान्यताएं हर जगह, कुछ जगह मिली हैं, कुछ जगह नहीं मिली है, जैसे इंडिया में नहीं मिल रही है, हाँ, तो 10 चीजें हैं, आप उस पर दाव लगा रहे हो। और वो देखिए मैंने वही कहा ना, उसने चाहे करेंसी क्रिप्टो करेंसी हो चाहे शेयर मार्केट हो, बहुत आगे देख लेती है, वो उसको रिफ्लेक्ट कर चुकी है। आज से 20 साल आगे क्रिप्टो करेंसी को मान्यता मिल जाएगी, सब देशों में पूरे विश्व में चलेगी, वो मान लिया है, इसीलिए वो आज 53,000-54,000 क्रिप्टो करेंसी चल रही है। हाँ, अब होगा क्या, जब मान्यताएं मिल जाएंगी वो गिर जाएगी, क्योंकि उसकी मूल वैल्यू 20,000 15,000 जो भी होगी वो वहां आ जाएगी, तब लोगों को लगेगा ये क्या हुआ, अब तो और अच्छा होने लगा, तो ये गिरी क्यों।
क्योंकि वो 2 स्टेप आगे चलती है। शेयर मार्केट हर चीज पता है, ये एक ऐसा खेल है जिसमें हर चीज आगे चलती है। तो इसलिए इस समय वो क्रेज हो रहा है। लेकिन जो नया बच्चा इन्वेस्ट करेगा तो 100% हो सकता है कि उसे लॉस ही हो इस लेवल पे, क्योंकि भाई कोई चीज 100 रुपए की 53,000 हो गई तो और कितनी हो जाएगी, मतलब कोई वैल्यूएशन तो होगा। भाई एक जमीन है, आपका एक टुकड़ा है जमीन का, आपने 2,000 में खरीदा, 4,000 हुआ, 8,000 हुआ, 10,000 हुआ, 1 लाख हुआ, 2 लाख हुआ, 5 लाख हो गया हवा में, क्योंकि उस जगह की थोड़ी सी ये था कि इसी में दुकान बनेगी तो अच्छी होगी, तो 5 लाख। लेकिन अंत में तो उस जगह की एक वैल्यू है ना। फिर एक जगह क्या होगा, जो 5 लाख में खरीदेगा वो वैल्यूएशन अपने आप गिरेगी, क्योंकि उसके बगल की भी दुकानें खुल जाएंगी, इधर भी खुल जाएंगी, तो वो वैल्यू 3 लाख 2 लाख अपनी एक्चुअल वैल्यू में आ जाएगी। तो ये सेम चीज है कि जो ट्रेंड होता है ना, एक होता है कि मतलब जैसे कोई शेयर है वो बढ़ते जा रहा है, तो ट्रेंड को, या फिर वो शेयर घट रहा है तो घटते जा रहा है, उस ट्रेंड को ऑब्जर्व कैसे करते हैं? उसके ऑब्जर्व भी करना जरूरी है। बिल्कुल। उसके पीछे मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए आपने एक शेयर 100 रुपये का खरीदा, इसमें कई चीजें काम करती है। वॉल्यूम, मतलब उसको खरीदने वाले कितने हैं और बेचने वाले कितने हैं। भाई खरीदने वाले ज्यादा है तो शेयर हमेशा ऊपर जाएगा, बेचने वाले ज्यादा है तो हमेशा शेयर नीचे जाएगा। सिंपल है। अब वो ट्रेंड क्या हुआ कि वो 100 रुपये का 102 हुआ, बेचने वाले हट गए, उनको भी लगा नहीं अब रुक जाते हैं, देर में बेचेंगे और बढ़ेगा। वो ट्रेंड अपवर्ड है, 100 का 110 होगा, 115 होगा, 120 होगा, 130 होगा, 150 होगा, फिर एक जगह जाके वो रुकेगा। या तो वो समझेगा कि भैया इससे ऊपर जा सकता हूँ, नहीं जा सकता। अब यहाँ पर तो आप ट्रेंड को कैसे पढ़ेंगे, जब तक तेजी चल रही थी। आप किसी भी जगह, आपने अगर 100 में खरीदना, आपने नहीं खरीदे, मान लीजिए 110 में खरीदे, तो भी आप 150 हुआ तो आपको तो पैसे मिले ना। फिर ट्रेंड अपवर्ड था, फिर आपने वहां भी नहीं खरीदे, 120 में खरीदे तब भी पैसे मिले, 130 में खरीदे तब भी मिले, 140 में खरीदे तब भी मिले, लेकिन 150 में। अब शेयर आप देख रहे हो हर रोज मतलब 1-2% बढ़ता रहा, अब रुक गया है। तो ये पहला रिवर्सल, ट्रेंड रिवर्सल का साइन आ गया। ये समझ लो अब इस जगह में ना वो बढ़ नहीं पा रहा है, जैसे पिछले 100 से 150 होने में उसने 15 दिन 20 दिन लगाए थे, अब रुक गया है। तो ये रिवर्सल का साइन है कि अब वो शेयर वापस आने को, तो आप अपना स्टॉक बेच दो, तब तक पूरा प्रॉफिट आपको आ जाता है। अच्छा, हो सकता है 1-2% और गलत हो जाए, 150 की जगह 155 हो जाए, लेकिन रिवर्सल का साइन जहाँ रुकने लग गया ना, फिर रिवर्सल होने ही वाला है। मतलब अब फिर उसको बहाना चाहिए, मार्केट टूटेगी, वो ज्यादा टूटेगा, मार्केट मान लो 1% टूटेगी, वो 5% टूटेगा। तो रिवर्सल के साइन, जब आप ये ऐसे समझो, रिवर्सल का और ट्रेंड का साइन हमेशा अपवर्ड में उस शेयर को पकड़िए। मान लीजिए मार्केट 1% बढ़ी और आपका शेयर 4% बढ़ा, तो अपवर्ड ट्रेंड में। अगले दिन मार्केट फिर 1% बढ़ी, आपका शेयर अगले दिन फिर 4% बढ़ा, तो ये अपवर्ड ट्रेंड है। अब उल्टा इसको घुमाओ, मार्केट 1% गिरी, आपका शेयर 4% गिरा, अगले दिन फिर मार्केट 1% गिरी या नहीं गिरी तो भी आपका शेयर 4% है, तो ट्रेंड रिवर्सल हो गया। ट्रेंड गिर रहा है, तो आप खट से उससे निकल जाओ, नापना पड़ेगा। हाँ, उसको वो मार्केट के साथ, मार्केट के साथ शेयर को मार्केट के साथ नापोगे ना। मार्केट कितनी बड़ी, मेरे से ये जो मेरे पास शेयर है वो कितना बढ़ रहा, वो उसके साथ चल रहा है या नहीं चल रहा, ये ना। सो अब हम अपने पॉडकास्ट के ना लास्ट के सेगमेंट में आ चुके हैं। तो 3 सवाल जो मैं हर किसी से पूछ रहा हूँ। पहला कि आपको अभी तक का कोई बेस्ट लाइफ एडवाइस किसी ने जो दी हो? बेस्ट लाइफ एडवाइस मुझे मेरे पापा और मम्मी ने दी। उन्होंने हमेशा मुझे ये सिखाया, अपने लिए ही नहीं कर, सबके लिए कर। केवल अपने लिए ही नहीं करना है, सबके लिए करना है। जितना हो सकता है कोशिश कर। अगर, और वही मेरे अंदर है भी। मैं भली उसमें कई बार पर लोगों को लगता है ये नाटक करता है, फलाना है, मैं दिल खोल के अपने, जैसे फेसबुक भी है ना, मेरे अंदर कोई चीज़ चल रही होती है ना, मैं उतार देता हूँ पन्ने में, मैं फेसबुक में लिख देता हूँ। मुझे पता है कई लोग मजाक बनाएंगे, अरे यार क्या लिखता है, क्या बकता है, क्या करता है, लेकिन मेरे मन में ऐसी भावना नहीं। मेरे मन में हमेशा ये रहता है कि जो बेस्ट एडवाइस ये रही कि अपनी बात खुल के कह दो, जो आपके मन में चल रहा है। देखो, कोई ना कोई तो चाहिए ना कहने के लिए, तभी आपका मन हल्का होगा। तो मुझे पिताजी ने, मम्मी, जो मैंने अपनी मम्मी को देखा, जो पापा को देखा, पापा मेरे हर एक की मदद करते थे, तो वो चीज़ अच्छा मिलता, हर आदमी तारीफ नहीं करता। मदद में भी ना लोग
लोगों को लगता है ना अपने अपने उसके लिए मदद कर रहा है। कई कई किस्म की ये दुनिया है, अच्छाई में भी बुराई ढूंढ लेती है और बुराई में भी अच्छाई निकाल लेती है। ये उन्होंने कहा इसकी परवाह मत करना लाइफ में, जो तुझे अच्छा लगे खुल के कर, मदद करना है कर, नहीं करनी मत कर। मतलब मेरे ये सबसे बेस्ट एडवाइस थी मुझे पिताजी और मम्मी से मिली। कुछ एडवाइस ऐसी होती है जो आपको दी गई हो और मतलब ऐसा लगा कि नहीं ये ठीक नहीं है, तो कोई ऐसी एडवाइस मतलब जो वर्स्ट एडवाइस? नहीं एडवाइस बुरी एडवाइस में ऐसा था ना कि कई लोग ये कहते हैं यार ये कर लेते हैं, हाँ, ये काम कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। मैंने वो बुरी एडवाइसों में भी काम किया, तो मुझे लगा यार चल अगला कह रहा है तो कर लो। हमेशा नुकसान होता है। बुरी एडवाइस का मतलब ये है कि लोगों ने कहा कुछ नहीं होता, अरे यार घूमने चल रहे हैं या ये करने चल रहे हैं, कुछ नहीं होता भाई, उससे कारोबार भी प्रभावित होता है, दसों चीज़ें होती हैं। जबकि तो वो चीज़ें कुछ लोग ना अपना ही साथ लेते हैं एडवाइस देके, उनको अपना अगर अब इसमें आपको मैं ऐसे उदाहरण से बताऊं, जैसे आपको अल्मोड़ा जाना है, ठीक, अल्मोड़ा जाना है, आपने दिमाग लगाया, मनीष अंकल से बात करता हूँ, उनके पास कार है, उनको आपने मुझे वो बताया, अरे अल्मोड़ा ना बड़ा आजकल बर्फ गिर रही है, बहुत अच्छा है अंकल, अल्मोड़ा चलते घूमने चलते हैं। जबकि काम आपका था, आपका वहाँ काम है, मेरा कोई काम नहीं है। आपने मुझे कहा और मैंने कहा यार ठीक है चलो। अच्छा, ये आपने इसमें क्या किया, आपने अपना लाभ निकाला, क्योंकि आपको तो जाना था, आपने अपने काम भी कर लिए और मुझे वहाँ अल्मोड़ा में से कहा घूम लो। ये ऐसी एडवाइजें भी बहुत आती हैं, तो ऐसे बहुत लाइफ में। तीसरा और लास्ट क्वेश्चन पॉडकास्ट खत्म करने से पहले कि आप कोई अपनी एडवाइस देना चाहेंगे? मैं हमेशा एक बात कहूँगा, मेरी एडवाइस हमेशा सबको ये है, देखो करते चलो, देखो आपके हाथ में कोई चीज़ नहीं है, आप अपनी ओर से दूसरे का अच्छा करने की कोशिश करो, हो सकता है ना हो, कोई बात नहीं हो रहा, तो उससे ये नहीं है कि अगली बार फिर ना करो, फिर करो, बार बार करो। अगर आपको कोई चीज़ में आपको लगता है कि मैंने पढ़ाई करी, इससे मुझे सफलता नहीं मिली, फिर पढ़ाई करो, फिर कोशिश करो, फिर कोशिश करते रहो। जैसे हम मैं स्टॉक मार्केट में 32 साल से कोशिश ही कर रहा हूँ, तो कोशिश लगी है, ठीक है, लाइफ चल गई, 32 साल गुजर गए, अच्छा लगा। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि किसी चीज़ से नर्वस नहीं होना, अरे यार नहीं होता, ये गलत है। कई बार शेयर मार्केट में किसी को लॉस हो गया, मान लो मुझे 5 लाख का लॉस हो गया, अब मुझे लगे यार ये बेकार का काम है, नहीं, अगर मैं उसमें बना रहूंगा ना तो आज 5 का लॉस हुआ तो कल फायदा भी होगा। भाई कुछ लोग उससे पीछे हट के भाग जाते हैं, भागना नहीं है जीवन में किसी चीज में। हाँ, मतलब आपको ये पता होना चाहिए, आपको अपने पे विश्वास होना चाहिए, मैं कर सकता हूँ। और जैसे मुझे अपने काम पे है कि आज नुकसान हुआ, मैं अंत में आज तक तो जीतता ही आया हूँ, तो मुझे लगता है जीत ही जाऊंगा, नुकसान प्रॉफिट लगा रहता होते हैं, लेकिन मैं उससे कहूँ कि यार नहीं यार इसमें तो नहीं, अब तो फिर मैं वो एक तो मेरे अंदर वो भावना आ जाएगी कि मेरे से कुछ नहीं हो सकता। तो जब आपके अंदर ये आ जाती है ना, फिर आप निराश हो जाते हो, तो आप अपने के साथ कई लोगों को प्रभावित करते हो, परिवार को भी, बच्चों को भी, दोस्तों को भी, यारों को भी, तो बड़ा है। तो इसलिए मेरी हमेशा एडवाइस ये है कि जो चीज़ शुरू कर दी उससे पीछे मत हटो, लॉस प्रॉफिट ऊपर नीचे उतार जा, ऐसी दोस्ती, अगर किसी को दोस्त मान लिया है तो उसको पूरा मरते दम तक निभाओ। दोस्त गाली भी देगा, अच्छी भी बात करेगा, बुरी भी करेगा, ऐसी रिश्तेदारियां हैं, जब मान ली या तो मानो मत, मान लो तो अंत तक निभाओ। ये मेरी एडवाइस है कि सबको ये करना चाहिए, अपने लिए नहीं सोच के सबके लिए सोचो। आज का पॉडकास्ट अंकल के साथ हम यहीं पर एंड करते हैं। आने वाले बहुत पॉडकास्ट होंगे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बताएंगे, और एक और पॉडकास्ट हो सकता है अंकल के साथ ज्योतिष से रिलेटेड। अंकल वो बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है मेरी लाइफ का, क्योंकि मैं एक ज्योतिष भी है जो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को सेवा देना चाहता हूँ। और अच्छा लेते हैं, मैं किसी से कोई पैसे नहीं लेता, कुछ नहीं, जितना मेरा ज्ञान है इसमें भी मैंने लाखों रुपए खर्च करे इस ज्ञान को सीखने के लिए, बहुत मेहनत करी, रात भर जगा हूँ। मेरी अलमारी ये पूरी भरी थी ज्योतिष की किताबों से, मैंने बहुत पैसा खर्च किया, और जो पाया है मैं चाहता हूँ कि लोगों को बांटूं, किसी का भला कर पाऊँ। तो भाई मैं पैसों से तो नहीं कर पाता, तो ज्योतिष के माध्यम से कर दूं। किसी को परेशानी है, कोई नथ पहना के, कोई ऐसा उपाय बता के, कोई चीज करके, किसी की शादी रुकी हुई है कुछ कहते हैं, तो वो चीजें मैं करना चाहता हूँ, ये जरूर करना मेरे साथ। भी एक पॉडकास्ट शूट होगा, बिल्कुल। तो आज के पॉडकास्ट को हम यहीं पर एंड करते हैं। हमारा पॉडकास्ट देखने के लिए थैंक यू।